हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर सीरीज रिलीज कर दी है। आईसीएआई मॉक टेस्ट पेपर सीरीज साल में 2 बार रिलीज करता है और पहली सीरीज आ चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉज मॉक टेस्ट पेपर के बारे में। तो हमें ये पेपर देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसको देखने से ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पेपर आपके आ सकता है। ऐसा हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भाई पहले जो लॉ के पेपर का जो पैटर्न हुआ करता था वो ये था कि 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स तो होते थे लॉ पेपर से और 40 मार्क्स का होता था आपका बीसीआर। तो अभी ऐसा सारा पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। अभी पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपका कहाँ से आएगा? लॉ से आएगा। तो इसके लिए आईसीएआई ने मॉड्यूल्स में भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो अभी आपका 100 मार्क्स का पेपर लॉ से ही आने वाला है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर बिज़नेस लॉ के मॉक टेस्ट पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। देयर इज़ नो चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 1। और जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस एनी 4 क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट। तो टोटल इन ऑल क्वेश्चन नंबर 1 प्लस एनी 4 क्वेश्चंस टोटल आपको आंसर शीट में अपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? दैट इज 5 क्वेश्चंस टोटल। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? कंपल्सरी। ठीक है? और जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस हैं उसमें से आप 4 क्वेश्चंस ऑप्शनल कोई से भी एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो और बाकी जो 4 आपके मनपसंद के क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आईसीएआई ने पूरे एग्जामिनेशन का टाइम रखा है 3 घंटे का और इस 3 घंटे में जो आपके फर्स्ट 15 मिनट्स होने चाहिए वो पेपर रीडिंग के लिए होने चाहिए। 15 मिनट्स पेपर रीडिंग के लिए देने जस्ट बिकॉज़ कि ये वो टाइम होता है जब आप पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ते हो। ये डिसाइड करते हो कि कौन-सा क्वेश्चन मुझे पहले करना है, ये डिसाइड करते हो कि क्वेश्चन मुझे कैसे लिखना है और ये डिसाइड करते हो कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो ये जो आपके फर्स्ट 15 मिनट्स है ये बहुत अच्छे से फोकस्ड होने चाहिए। क्यों फोकस्ड होने चाहिए? क्योंकि आपको लॉ में हर एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है। एक-एक वर्ड की अगर गलत इंटरप्रिटेशन आपने क्वेश्चन में गलत इंटरप्रिटेशन कर ली, तो आपका उससे पूरा आंसर चेंज हो सकता है। तो पहले 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ेगा और उसी 15 मिनट में आप सारे आंसर्स अपने माइंड में क्रिएट कर लो, ताकि जो बचा हुआ टाइम है, जितने भी पौने 3 घंटे का जो बचा हुआ टाइम है, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपने आंसर्स लिखने हैं। क्योंकि पहले 15 मिनट में आपने आंसर्स तो अपने माइंड में फ्रेम कर ही लिए थे। ठीक है जी? सो अब एक बहुत ही नई चीज़ आई है यहाँ पे, जो पहले जो आप पास्ट क्वेश्चन पेपर्स निकाल कर देख लोगे, तो पहले ये चीज़ नहीं होती थी। जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें आईसीएआई ने आपको क्या लिख के दिया है, देखिए ज़रा। व्हेनेवर नेसेसरी, सुटेबल असम्पशंस शुड बी मेड। जहाँ पे भी आपको लगे कि हमें क्वेश्चन में कुछ अज़्यूम करना है, ये क्वेश्चन के फैक्ट्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि हम अपना आंसर लिख पाएँ, तो आपको कभी-कभी क्वेश्चन में असम्पशंस लेनी पड़ती है। तो अगर आप अपने आंसर्स में असम्पशन बेसिस पे आंसर लिख रहे हो, तो आपको अपने आंसर्स में नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी? क्या लिखा है? व्हेनेवर नेसेसरी, सुटेबल असम्पशंस शुड बी मेड एंड डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर। तो यहाँ पर आईसीएआई आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आपके पास कोई असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आपको पहले पूरा आंसर लिखना है और उस क्वेश्चन में, उस आंसर में आपने क्या असम्पशन ली है, वो आपको कहाँ लिखनी है? वो आपको एक लास्ट में नोट बनाकर, आंसर के अंदर एक लास्ट में नोट बनाकर अच्छे से अपने आंसर में डिस्क्लोज करनी है। ठीक है जी? एक नया पॉइंट तो ये है। एक और नया पॉइंट है कि वर्किंग नोट्स शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ एन आंसर। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा-सा न्यूमेरिकल फिगर्स से रिलेटेड है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें वर्किंग नोट में अलग से प्रेज़ेंट करनी चाहिए, तो वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट एंड आंसर। मतलब कि आईसीएआई अब आपसे लॉ के पेपर में भी वर्किंग नोट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी एट ऑल, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? शुड फॉर्म पार्ट एंड आंसर, मतलब कि आप चाहें तो वर्किंग नोट के थ्रू अपना आंसर्स प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ठीक है? दिस इज़ न्यू थिंग। तो मैं जैसे यहाँ पे वर्किंग नोट के बारे में सोचूँ कि वर्किंग नोट हम किन चीज़ों में दे सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे हम कोई हमारे पास क्वेश्चन आया, फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल होल्डिंग कंपनी की डेफिनिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया। अब होल्डिंग कंपनी की डेफिनिशंस में कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं कि आप बीइंग अ कंपनी, आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर मिनिमम 1 हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ एनी अदर कंपनी। तो उस चीज़ में अगर आपको क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दे रखी हैं या फिर आपको कोई टोटल पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है या टोटल वोटिंग पावर दे रखी है और उसका आपको कैलकुलेशन करना है, तो यू कैन प्रेजेंट दिस थिंग इन योर वर्किंग नोट। यू कैन प्रेजेंट दिस थिंग इन योर वर्किंग नोट, सो इट मे वर्क। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत नई हैं कि आईसीएआई ने आपसे एक तो बोला है कि जहाँ पर आप क्वेश्चन असम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस लिख रहे हो, तो वहाँ पर आपको नोट्स लिखने हैं और जहाँ पर क्वेश्चंस में वर्किंग नोट की ज़रूरत है, वहाँ आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। ठीक है? अब ये जो पूरा पेपर मैंने देखा है, यहाँ पर पूरा पेपर आपका हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। ठीक है जी? जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसे? पहला क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 7 मार्क्स का है और थर्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। 7, 7, 14 प्लस 6, 20 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है? ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके लिए कंपल्सरी है। नेक्स्ट जो आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ आपको
4 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन कोई भी आप अपनी मर्जी का छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स को अगर मैं 5 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके जरूर आना है। पूरे क्वेश्चन पेपर को अपने अच्छे से पढ़ लीजिए, और जब आप उसको लिखें तो क्वेश्चन में मार्क्स के हिसाब से लिखना इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नहीं है कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप बहुत कम लिख के आ गए, या फिर अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप बहुत ज्यादा लिख कर आ गए। तो वो भी अप्रोप्रिएशन और वो भी प्रोपोर्शनेट तरीके से लिखना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट मेरा एक छोटा सा एक और सजेशन है कि जो आप जब भी आप क्वेश्चन रीड करें तो उसको हमेशा लास्ट से रीड करें। जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट लेती हूँ। अब इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें देख रही हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा क्या है, कि वेदर कशिश इज लायबल टू क्लोज हिज बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या कशिश को अपना इंडियन रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब मेरे माइंड में एक चीज सेट हो गई कि भाई मुझे जो आंसर देना है वो ये देना है कि क्या कशिश को बिजनेस बंद करना पड़ेगा या नहीं, और एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अब मैं जो क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं वो मैं उसी तरीके से पढ़ूंगी, राइट। अब अगर मैं क्या करती, मैं ये ना करती जो मैंने अभी आपको बताया, मैं क्या करती, बिल्कुल क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर देती, दैट कशिश वाज रनिंग अ बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्ला 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 दिस दिस दिस। अब मैंने लास्ट में पढ़ा कि वेदर कशिश इज लायबल, तो अब मेरे माइंड में एकदम से आंसर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख के दोबारा से फैक्ट्स पढ़ने स्टार्ट कर दूंगी कि यार ठीक है एक बार और पढ़ते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो इसमें मेरा डबल टाइम कंजम्पशन हो रहा है, समझ रहे हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपना टाइम बचाने के लिए और अपने आंसर्स को इफेक्टिवली लिखने के लिए आप क्वेश्चन प्लीज लास्ट से पढ़ना शुरू करें, दैट वेदर कशिश इज लायबल, सो दैट आप जब क्वेश्चन के फैक्ट्स पढ़ें तो आपको ये आइडिया हो जाए कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है जी। तो दिस वाज द होल पेपर। पूरा क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है, और आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ कि जो क्वेश्चन है वो कितने कितने मार्क्स का यहाँ पे आया हुआ है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इज फॉर 7 मार्क्स, मैक्सिमम नंबर फॉर वन क्वेश्चन इज फॉर 7 मार्क्स। तो 7 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देन यहाँ पे 3 + 3 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्यों 3 + 3 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे शायद आपसे क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी होंगी और एक एक चीज 3-3 नंबर की है, ठीक है जी। जैसे कि आपसे पूछा डिफाइन पार्टनरशिप एंड नेम द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपसे पूछा है, डिफाइन द पार्टनरशिप, मीनिंग प्लस डेफिनेशन आपको लिखना है। और तो ये 3 नंबर की है, प्लस आपका नेम द एसेंशियल एलिमेंट्स, ये भी आपका क्या है 3 नंबर का। तो अगर आप पार्टनरशिप को अच्छे से डिफाइन कराते हो लेकिन आपको एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं पता तो शायद आपको 3 नंबर मिल जाए, और अगर एसेंशियल एलिमेंट भी पता है तो आपको फिर 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स के चल रहे हैं, 7 नंबर का, 3 नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट 3, 4, 7, 6 यही आपके क्वेश्चंस के मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो नंबर दिए गए हैं वो एक क्वेश्चन में दिए गए हैं, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ठीक है। आपको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स क्वेश्चन में और उसके आंसर लिखने में टाइम इन्वेस्ट करना है। एक मेरी बहुत सजेशन है आंसर्स राइटिंग के लिए, एक मेरा सजेशन है कि जो क्वेश्चंस हैं आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखिए, पहले प्रोविजंस, देन उसका एनालिसिस, देन कंक्लूजन, ठीक है जी। जो सेक्शंस अगर आपको आते हैं सेक्शन जरूर कोड करिए और ब्लॉक में कोड करिए, ठीक है। अप टू द पॉइंट बात लिखिए, एक्स्ट्रा कुछ भी मत लिखिए, कट एंड क्रिस्प आंसर आपका होना चाहिए, वही सुंदर लगता है दिखने में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको आईसीएआई ने अपने मॉड्यूल्स में जो केस लॉज दिए हैं, अगर आपको लगता है कि इस केस स्टडी से कोई केस लॉ रिलेट करता है तो जरूर उस केस लॉ का नाम मेंशन करिए, इससे आपको आंसर्स में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड यस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अभी मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया उसमें मैंने देखा कि जो आपको आईसीएआई ने मार्क्स की वेटेज दी है कि आपको कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉक टेस्ट पेपर आपका यहाँ पे 0 से 5% का आईसीएआई बता रहा है कि इस जो फर्स्ट चैप्टर आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका 0 से 5% तक का क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो उसमें आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आया। अकॉर्डिंगली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको 32 नंबर का क्वेश्चन आए हैं, और सेल्स ऑफ गुड्स में 21 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आया है, और यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपको 6 नंबर का, कंपनीज एक्ट से 21 नंबर का क्वेश्चन आया है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आपको 14 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं। तो आप इसके इस एमटीपी के जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना कि कौन से चैप्टर को कितनी ज्यादा वेटेज मिली हुई है इन द क्वेश्चन पेपर। Okay, so all the very best for all the CA Foundation aspirants who are going to give their exams in June 2024. And if you want a video that how to write the answers in laws exams very effectively, so then comment for the next video. Thank you so much.